स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। आवाज आ रही है? ठीक है। गुड आफ्टरनून सबको। ऑडियो क्लियर है बेटा? स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो लिविंग वर्ल्ड है, और आज और कल में इसको हमें फिनिश भी करना है ना? यस, छोटा चैप्टर है और इसकी डीपीपीज रेडी हो गई हैं, बस उसको आपको देना है। यस, ठीक है। तो आज, हाँ, आज आप इसकी डीपीपी मिल जाएंगी आज या कल मैक्सिमम, मतलब सॉल्यूशन भी दे देंगे ताकि आप सॉल्व भी कर सको। ठीक है, चलिए चालू करें। स्टार्ट करें बेटा, जल्दी बता दो। स्टार्ट करें। यस, स्टार्ट करें बेटा। हम्म। जैसा आपने YouTube पर देखा होगा, एक सीरीज हम लोग ला रहे हैं, उसका नाम ही हमने नीड एडवांस रखा है। और उसमें जैसे कुछ बच्चों के छोटे छोटे बैकलॉग टाइप चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, वो सारी उनको मतलब सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। यस। हाँ, सारे सब्जेक्ट की। बेटा इंटरेक्शन जो है जूम पर बेटा इस वीक में करेंगे। जिसका बैकलॉग नहीं है वहां पे प्रैक्टिस कर लेना। इंटरेक्शन का मतलब होता है जब दो सेल आपस में जुड़ते हैं तो कुछ नया बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, कार्बन की अपनी प्रॉपर्टी होती है, जब कार्बन कार्बन से जुड़ता है तो ग्लूकोज बना सकता है, ग्लूकोज ग्लूकोज से जुड़ के स्टार्च बनाता है, जिसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। यस, जिसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। यस, नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट करते हैं। स्टार्ट करें। चलिए पहले इसको लिविंग वर्ल्ड को पढ़ते हैं। उस सीरीज में हम 8 चैप्टर, मेरा बुक सिंगल नहीं है, आ सकता है, टेंशन ना लो, अभी तो फिलहाल नहीं है। ठीक है, उसके लिए मैं करता हूं कुछ। चलिए स्टार्ट करते, पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे। ठीक है, पढ़ाई कर लेते हैं फिर बात करेंगे। करें स्टार्ट? रेडी? पढ़े? एकदम रेडी हो? मेंटली पूरा फोकस पढ़ना। कल क्या पढ़ा था मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। कल जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो लिविंग वर्ल्ड में कुछ बेसिक बेसिक चीजें बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको ये बोला था कि दो तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है कि लिविंग क्या होता है, इसके फीचर याद करने हैं। हम जिंदा क्यों हैं हमें ये नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। तो सबसे पहले लिविंग के बहुत सारे फीचर होते हैं, उसमें एक ग्रोथ होता है। ग्रोथ सिंगल सेल की कैसी होती है? सेल डिवीजन से हो सकती है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या है हमारे पास, कैसी होती है बेटा? सेल का साइज बढ़ता है और ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं मल्टी सेलुलर में। और यूनिसेलुलर में सेल की डिवीजन रिप्रोडक्शन भी कहलाती है। प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड टाइप से होती है, हमेशा सेल्स डिवाइड करते रहते हैं। एनिमल्स में थोड़ी सी ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है। अब सेल्स क्या एनिमल में डिवाइड नहीं करते? करते हैं, पर वो क्या करते हैं, दूसरे मरे हुए सेल्स को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। है ना, वो मरे हुए सेल्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करने के लिए करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो मरे हुए सेल्स को रिप्लेस करने के लिए काम करते हैं। उसके बाद हमने बोला था क्या नॉन लिविंग चीज ग्रो करती है? मैंने कहा था हाँ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। जैसे मेरे पास कोई कोई पत्थर है, उसके ऊपर कोई केमिकल चीज डिपॉजिट कर दो, तो उसको हमने बोला था कि यार नॉन लिविंग भी जो है ना वो ग्रो करते हैं, पर वो ग्रोथ कैसी है, हमारे पास उसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कह रहे हैं। तो हमने बोला ग्रोथ एक फीचर है पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो ग्रो नहीं करते, एक एज के बाद हमारे अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, आप समझो ध्यान से, जिनमें हमारे पास क्या होती है, बेसिकली हम कह रहे हैं कि जो कुछ नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो करती हैं। तो ग्रोथ फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने कहा था रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमने कहा था कि यार रिप्रोडक्शन का रियल मीनिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन वेरिएशन के लिए इवॉल्व हुई थी। पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यस और नो? बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और कुछ ऐसे मतलब हाइयर ऑर्गेनिज्म है, जैसे म्यूल हो गया, वर्कर बी हो गया, और अनफर्टाइल कपल्स हो गए, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है।
तो रिप्रोडक्शन भी फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। फिर हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था मेटाबॉलिज्म। हमने कहा था आपकी हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनके अंदर लगातार केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन कराने वाला एंजाइम होता है, और उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। उन रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन नाम देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उन रिएक्शंस को हमने नाम दिया है मेटाबॉलिक रिएक्शन। उन रिएक्शंस को हमने क्या नाम दिया है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। समझ लो इस बात को। तो उसको हमने नाम दिया है मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब हम आगे की बात कर रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, आप समझो, मेटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जो बेसिकली बेसिकली एंजाइम्स कराते हैं। क्या ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो सकते हैं? आप बताओ, बॉडी के बाहर हो सकते हैं? हो सकते हैं। उसे कहते हैं इन विट्रो। क्या ये रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं? इन वीवो। तो हम ये कहते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शन, क्योंकि उन्हें एंजाइम कराता है, बट कैन अकर इन नॉन लिविंग कंडीशन। मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, पर मेटाबॉलिज्म इनसाइड सेल इज अ डिफाइनिंग फीचर। ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। फिर हमने बात करी थी कॉन्सियसनेस की। कॉन्सियसनेस क्या होता है? सोचो, कॉन्सियसनेस का मतलब होता है अगर बाहर कोई भी बदलाव हो, उसमें अगर हमारी बॉडी चेंज फील कर सके, उसे कॉन्सियसनेस कहते हैं। कॉन्सियसनेस में चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। किसी भी तरीके का चेंज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सियसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सियसनेस बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्सियसनेस बोलते हैं। अब हमने आपको बोला कि प्लांट जो है लाइट से इंपैक्ट होता है, एनिमल भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी कॉन्सियसनेस शो करता है। तो कॉन्सियसनेस डिफाइनिंग फीचर है। हमने बोला ओनली ह्यूमन क्या होता है? वो सेल्फ कॉन्सियस होता है। एक पर्सन कोमा में है, क्या उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा? चल रहा है, तो वो लिविंग काउंट होगा। तो आपने समझना है कि कॉन्सियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है। तो लिविंग कौन होते हैं? लिविंग वो लोग होते हैं जो बाहर के स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करें, खुद को ऑर्गेनाइज करें, सेल्फ ऑर्गेनाइज। जैसे मान लो मैं ह्यूमन हूं, तो मेरी बॉडी के फंक्शंस अपने आप चल रहे हैं, एनर्जी तो चाहिए, सब कुछ अपने आप जुड़ा हुआ है, दैट इज सेल्फ ऑर्गेनाइज। ऐसे ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। इंटरेक्शन मतलब सेल्स आपस में जुड़ के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाता है। हर लेवल पर एक नया फंक्शन ऐड होता है। यहां तक हमने कल पढ़ा था, यहां से आगे हम आज पढ़ रहे हैं। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? जल्दी बताओ बेटा। बच्चे, वॉच सस्ती सी है और मैं फ्लॉन्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी वॉच है, बच्चे ने पूछा है। यस, हाँ ना, कुछ 800 1000 रुपए की वॉच होगी। स्मार्ट वॉच है, इसलिए कि हम कितने स्टेप्स चल रहे हैं इसका आइडिया रहे, थोड़ा सा हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, क्योंकि हमें लंबे समय तक बच्चों को सेवा देनी है। सेवा का मतलब पैसे भी कमाने हैं और बच्चों को पढ़ाना भी है। हो सकता है 10th पढ़ा रहे हो जल्द से जल्द, और शायद 10th में आए और एक थोड़ा सा अलग सा कुछ हो, बच्चों को लगे कि यार ये लोग अलग टाइप का कुछ पढ़ाते हैं जो ज्यादा समझ में आता है। ठीक है? यस। हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे, उनके ब्रदर सिस्टर 10th में होंगे, उनको फायदा होगा 9 10th में। यस, ठीक है, चलें। यस। तो हेल्थ इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, उसके साथ ही हम लोग कर पाएंगे काम को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक टॉपिक है जहां पर हम लिखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां से आपकी एनसीईआरटी भी स्टार्ट करती है, और मैं यहां पर पहले 3 4 पॉइंट बोलूंगा, फिर मैं उसे लिखूंगा भी। आपकी एनसीईआरटी इस चीज को ऐसे स्टार्ट करती है कि जब आप अपने आसपास, पूरा फोकस मेरी तरफ रखना, इधर उधर बात करोगे पिटाई कर दूंगा। ध्यान दो, सुनो। अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको क्या मिलता है? प्लांट दिखता है, एनिमल दिखता है, इंसेक्ट दिखता है, कुछ ऐसे प्लांट्स दिखते हैं जो गमले में लगे हुए हैं। क्या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो आपको नहीं दिखते? बिल्कुल हैं। अब आप क्या कर रहे हो? आप अपने आसपास देख रहे हो, फिर आपने एरिया चेंज कर लिया, आप पार्क में चले गए, पार्क मतलब पार्क, वहां पर आपको अलग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। उसके अलावा जब आप एरिया बढ़ाते हो, एरिया बढ़ाते हो मतलब थोड़े एरिया में देख रहे हो, अब आप ज्यादा एरिया में देखते हो तो और ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, इनको हम कहते हैं स्पीशीज। इनको हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज। तो अलग अलग टाइप के प्लांट, एनिमल को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। आप समझो,
ये मान लो मेरे को इंसेक्ट दिखा, ये एक स्पीशीज है, वो एक काऊ है, वो एक बफेलो है, वो एक पेड़ है। तो इन सब को आप एक सिंगल को कह सकते हो स्पीशीज। इन सारी स्पीशीज को मिलाकर, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, प्लांट मिलाकर, इनको आप क्या बोलोगे? बायोडाइवर्सिटी बोलोगे। अब सवाल ये उठता है, क्या हमने सारे एनिमल और प्लांट देख लिए? नहीं, अभी तक हमने कुछ ही आइडेंटिफाई करे हैं, और वो है हमारे पास 1.7 से 1.8 मिलियन। 1.7 से 1.8 मिलियन। इसका मतलब अभी भी बहुत सारे प्लांट और एनिमल हमें आइडेंटिफाई करने हैं, उनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं अराउंड अस क्या मुझे दिखेगा, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं क्या? प्लांट, एनिमल, है ना, इंसेक्ट, यस, इंसेक्ट्स, ऐसी सारी चीजें, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, हम ये सारी चीजें क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसे हैं, सम वी कैन नॉट सी। कौन है ऐसे? वो है हमारे पास बैक्टीरिया। कुछ ऐसे हैं जिनको मैं देख ही नहीं सकता, वो हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया है। वो हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं नहीं देख सकता, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं नहीं देख सकता। उसके बाद क्या है? वी चेंज एरिया। अगर मैं एरिया चेंज करता हूं तो मुझे नए ऑर्गेनिज्म, नए प्लांट और एनिमल ऑब्जर्व दिखते, नए प्लांट एंड एनिमल मुझे क्या होंगे? विजिबल होंगे। इस बात में कोई डाउट है? नहीं। अब मैं क्या करता हूं? मैं चेंज एरिया का मतलब, मान लो मैं चला गया फॉरेस्ट में, अगर मैं जंगल में चला गया तो वहां पर मुझे ज्यादा प्लांट दिखेंगे। और एज वी इंक्रीज एरिया, अगर मैं एरिया इंक्रीज करता हूं, एज वी इंक्रीज एरिया, तो मुझे क्या दिखेंगे? मोर नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल दिखेंगे। मोर नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दिखेंगे। दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? हाँ सर, बिल्कुल दिखेंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा? हम ये कहते हैं कि ये जो प्लांट्स एनिमल्स हैं, ध्यान सुने, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, एनिमल्स, सही है, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ये जो अलग अलग टाइप के हैं, ये जो अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल्स हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? नोन एज, इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं स्पीशीज। इनको हम क्या नाम देते हैं? स्पीशीज का नाम देते हैं। तो ये जो प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड्स हैं, इनको हम किसका नाम दे देते हैं? इसको हम नाम दे देते हैं स्पीशीज। क्या नाम दे देते हैं हम इसको? स्पीशीज का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं हम इसको? स्पीशीज का नाम दे देते हैं। क्या यहां तक समझ में आ रही है? क्या यहां तक समझ में आ रही है? बताओ जल्दी से, क्या यहां तक समझ में आ रही है? तो ये जितने भी हैं, इनको हमने क्या नाम दे दिया? इनको नाम दे दिया हमने किसका? स्पीशीज का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा हमने? इनको नाम दे दिया हमने किसका? स्पीशीज का नाम दे दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बेटा? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? तो जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे आसपास दिख रहे हैं, वी ऑब्जर्व, यस, इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग टाइप के प्लांट, एनिमल्स को हम क्या नाम दे सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी नाम दे सकते हैं। कितनी बायोडाइवर्सिटी है? तो हम क्या देखते हैं बेटा? हम ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व एट स्पीशीज लेवल। हम किस लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व एट स्पीशीज लेवल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान सुना, सवाल पूछता हूं, कितने ऑर्गेनिज्म है? बहुत सारे। अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ पर कितनी स्पीशीज हैं, ऑन अर्थ हमारे पास कितनी स्पीशीज है? बहुत सारी। तो ऑन अर्थ हमने 1.7 से 1.8 मिलियन जो हैं स्पीशीज जो हैं, उनको हमने क्या किया है? डिस्कवर किया है। उसको हमने क्या किया है? डिस्कवर्ड किया। यस, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज जो हैं, उनको हमने क्या किया है? डिस्कवर किया है। क्या किया है? डिस्कवर किया। मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्कवर्ड है और नोन है। यस, क्लियर है? अच्छा, अभी क्या है बेटा? अभी क्या है? अगर हम इफ वी गो इन न्यू एरिया, अगर हम ऑब्जर्व करें, इफ वी मूव इन न्यू एरिया, और
और गो डीप इन ओल्डर एरिया, तो मुझे नई स्पीशीज जरूर मिलेंगी। न्यू स्पीशीज क्या होंगी? न्यू स्पीशीज डिस्कवर्ड होंगी बेटा, या हम ऑब्जर्व करेंगे नई स्पीशीज। क्या बोर्ड पे लिखी हुई सारी बातें क्लियर हैं? मुझे बताओ, कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझा? इस पूरे में से काम की चीज क्या है सबसे ज्यादा? ये काम की चीज ये है, इतनी स्पीशीज हैं, बहुत सारी अभी दिखनी बाकी हैं। और ये सारी अलग अलग टाइप की स्पीशीज को हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। सर डिफरेंस क्या है? काऊ एक स्पीशीज है, काऊ, बफेलो, ह्यूमन, ये सबको मिला के बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यस और नो? गो डीप का मतलब तुम अगर फॉरेस्ट में और डीप जाओगे, मान लो तुम्हारे पास कोई फॉरेस्ट है, अभी तुमने उसको थोड़ा ही देखा है, अगर तुम उसमें और डीप जाओगे और ज्यादा उसमें घूमोगे, तुम्हें और मिल जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज आप एक फॉरेस्ट में गए, आपने सारी स्पीशीज देख ली, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी तो हो सकते हैं जो आज अगस्त में ना उगते हो, सिर्फ ठंड में उगते हो, वो कब देखोगे? मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पहले बताओ, ये इस पूरे से क्या आएगा? कुछ नहीं, ये आएगा कितनी बायोडाइवर्सिटी? 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज हमने अभी तक डिस्कवर कर ली है। डिस्कवर का मतलब उनके नाम बता दिए, उनके फीचर बता दिए। अभी बहुत सारी स्पीशीज मिलेंगी, बहुत सारी स्पीशीज देखनी बाकी हैं। हो सकता है हमारे देखने से पहले वो मर जाए, ऐसा भी चांसेस, हम सारी देख ना पाए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक स्पीशीज बेटा, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? आप अगर बायोडाइवर्सिटी को और डीप जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं कहूं मैं ह्यूमन हूं, क्या मेरे अंदर बायोडाइवर्सिटी? बिल्कुल है। क्या मेरे सेल्स अलग अलग टाइप के नहीं है? हाँ। तो सेल्स के लेवल पर डाइवर्सिटी है। आप समझ पा रहे हो? मेरी बात समझो। अगर मैं स्पीशीज लेवल की बात करूं तो आप हम सब एक स्पीशीज में काउंट होंगे, समझो। अगर मैं कहूं कि आप, आपका भाई, क्या उनमें कोई डाइवर्सिटी है जेनेटिक लेवल पे? जीन्स तो अलग अलग हैं, यस और नो? भाई जीन्स तो अलग अलग है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट तो सेम है नहीं, एग्जैक्ट सेम तो हो भी नहीं सकती। यस। पर इस चैप्टर में जब ये बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है तो ये स्पीशीज लेवल की बात कर रहा है। कह रहा अलग अलग टाइप की स्पीशीज को हम क्या नाम दे देते हैं? बायोडाइवर्सिटी नाम दे देते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बता दो, चले आगे फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। यस। ठीक है। अब इसको नोट कर लो, अब मैं इसके आगे लेके जाऊंगा। अब ये चैप्टर कहां जुड़ रहा है? अब ये कह रहा है कि यार ठीक है, आपने सर ये बात तो बता दी कि अभी नए प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रोब्स, ये सब डिस्कवर होने बाकी हैं। सही है। तो मैं क्या करता हूं, जब कोई प्लांट एनिमल मुझे दिखता है तो मैं उसे नाम रखने की कोशिश करता हूं। नाम कैसे रखते हैं मैं बताता हूं। कोई भी प्लांट एनिमल जो है उसका जब नाम रखा जाता है तो उसे उस एरिया में लोकल नेम से जाना जाता है। जैसे मान लो, हर एनिमल का एक लोकल नेम बनता है, हर प्लांट का एक 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 फ्रूट का, सब्जी का एक अपना उस एरिया का अलग नेम होता है। जमीकंद को गांव साइड में ओल कहते हैं, आप समझ रहे हो? तो हर घिया, लौकी, ऐसे अलग अलग नाम है। तो हर चीज का एक लोकल नेम बनता है, समझो, क्योंकि वो उस जगह डिस्कवर है, वहां पर उसके हिसाब से एक लोकल नेम दे रखते हैं। तो यहां से हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जैसे जैसे नई स्पीशीज डिस्कवर होगी, वैसे वैसे हम क्या करेंगे? हम उनके नाम रखेंगे। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? तो एज सो इंक्रीज एरिया, न्यू स्पीशीज विल बी डिस्कवर। तो हमें एक ब्रांच की जरूरत है विच हेल्प इन, जो किस में हेल्प करे? विच हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। भाई आपको उसे पहचानना पड़ेगा। किस में मदद करे? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। यस और नो? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यस। एंड फाइनली, फाइनली गिविंग प्रॉपर नेम। मुझे एक प्रॉपर नेम देना पड़ेगा। किसको? टू न्यू डिस्कवर्ड स्पीशीज। नई स्पीशीज डिस्कवर्ड हो, उसको एक नया नाम देना है ना? तो ये सब के लिए मुझे अब एक ब्रांच की जरूरत फील होती है। यहां पर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी वगैरह की।
पर यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि नाम कैसे देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से टॉपिक जाकर जुड़ता है टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स, इन टॉपिक पर। अभी अपने दिमाग में ये रखो कि आप अपने आसपास अलग अलग तरह के प्लांट एनिमल देखते हो, इन सब को मिला के बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हम नॉर्मली प्लांट एनिमल को स्पीशीज बोलते हैं। अब स्पीशीज की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, नई स्पीशीज डिस्कवर होगी, तो मुझे ऐसी ब्रांच, बायो की ऐसी ब्रांच की आवश्यकता है जो नई स्पीशीज को क्या कर सके, करेक्टली आइडेंटिफाई कर सके, और फाइनली क्या दे, प्रॉपर नेम दे, किसको, डिस्कवर्ड स्पीशीज को। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। यस, चलो यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो बेटा। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड दिखा दी बेटा, इंटरेक्शन समझा दिया। अगर तेरे को नहीं आया आगे फिर पढ़ाऊंगा टॉपिक को। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। देखो क्या कह रहा है, सिंपल सिंपल सी बात है। आप अपने अराउंड देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, प्लांट, बर्ड, ये सब मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनको आप नहीं देख सकते नेकेड आई से। ठीक है, अच्छा, आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, यस, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल्स यू सी, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीशीज। हर एक तरह के प्लांट एनिमल को क्या बोलते हैं, स्पीशीज। नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब, है ना, वो किसके बीच में, इसके बीच में। तो अलग अलग टाइप की अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज कहते हैं। सारी स्पीशीज मिला के हम एक नाम दे देते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्लियर है। अब कह रहे वी शुड रिमेंबर दैट एज वी एक्सप्लोर नया एरिया और इवन पुराना एरिया, क्या होगा, ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाई, नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, सुनो ध्यान से। ठीक है, सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनो। हमें क्या पता है, एज वी नो, हमारे आसपास मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हमारे आसपास हैं। प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल्स है। इस बात में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। मैनी ऑफ देम, बहुत सारे उनमें से, देम आर डिस्क्राइब्ड विद, डिस्क्राइब्ड विद, उनको जानते हैं हम किससे, लोकल नेम से। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, लोकल नेम के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं, लोकल नेम के नाम से जानते हैं। ध्यान सुने बेटा, मेरा फंक्शन बहुत खराब है, ऐप का फंक्शन बहुत खराब है? क्या बोला तुमने? अच्छा, स्पीशीज बढ़ती हैं, इसकी लिमिट तक बढ़ती है प्रिंस, वो तो ठीक है। ठीक है, तो मैनी स्पीशीज डिस्क्राइब विद द लोकल नेम। अब क्या है बेटा, मेरी बात सुनो, क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है लोकल नेम के साथ। प्रॉब्लम विद लोकल नेम, फर्स्ट, इट इज नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होता है, एक जैसा नहीं रहता। इट चेंज विद एरिया, एरिया के साथ, एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ बदलता रहता है। दूसरा, इसमें नो फिक्स प्रिंसिपल है टू गिव नेम,
कोई प्रिंसिपल नहीं है नाम लिखने का, कुछ भी दे दिया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नाम लिखने का कोई सिद्धांत यूज नहीं किया, सीधे उठा के नाम दे दिया। बचपन में होता था ना, छोटू, बाबू, कलुआ, कुछ भी नाम रख देते थे उठा के। सही है, गांव में तो कुछ भी रख देते थे। ऐसे ही क्या है, लोकल नेम तो लोकल नेम है, वो बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं? भाषा के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। कोई प्रिंसिपल नहीं है। इसलिए क्या होता है, सो दे क्रिएट कंफ्यूजन। यस, दे क्रिएट कंफ्यूजन। ये क्या करते हैं? कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर क्यों पड़ी? सो हमें क्या नीड पड़ी? सो वी नीड प्रॉपर प्रिंसिपल, पूरा प्रॉपर प्रिंसिपल चाहिए ऑफ प्रोवाइडिंग नेम, प्रोवाइडिंग नेम। सो वी रिक्वायर मेथड टू गिव नेम। उसको हम क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नेम। मेरी बात सुनना ध्यान से। साइंटिफिक नेम का क्या मतलब होता है? व्हाट आर साइंटिफिक नेम? मान लो मैं कहता हूं ये तो लोकल नाम हो गया। साइंटिफिक नेम का मतलब होता है जो किसी एक्सेप्टेड सिद्धांत के आधार पर हो, किसी प्रिंसिपल के आधार पर हो। अगर ये प्रिंसिपल रूल सब लोग फॉलो करेंगे तो नाम चाहे इंडिया में दिया जाए या चाहे यूएसए में, सेम आएगा। और ये नियम सबको एक्सेप्टेबल होने चाहिए। समझो ध्यान से, व्हाट आर साइंटिफिक नेम? इसी को बायोलॉजिकल नेम कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन के बाद आता है, इसी को टैक्सोनॉमिक नेम कहते हैं। तो साइंटिफिक नेम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक ही स्पीशीज के कई नाम हो जा रहे थे और वो एरिया वाइज बदल रहे थे, कंफ्यूजन आ रहा था, कोई सिद्धांत नहीं था। तो साइंटिफिक नेम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ये वो नाम होते हैं जो कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल के आधार पर हो। ये प्रिंसिपल सबको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि 5 साइंटिस्ट ने बोला मुझे पसंद है, बाकी 5 मना कर दें, ऐसा नहीं है। ये जो प्रिंसिपल हैं सबको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। तीसरी जरूरी चीज क्या है बेटा? तीसरी जरूरी चीज क्या है? सबसे पहले हमने बोला कि ये किसी प्रिंसिपल के आधार पे होने चाहिए। दूसरा, एक्सेप्टेबल टू ऑल होने चाहिए। तीसरा, जब भी रूल फॉलो किया जाएगा, चाहे नाम इंडिया में लिखा जाए चाहे यूएसए में, वही आएगा जो हम रख रहे होंगे, रूल सही फॉलो करने पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिफरेंस साइंटिफिक नेम और लोकल नेम में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चंदन, मैं रिप्लेस हो रहा हूं? नहीं बेटा, मुझे कौन रिप्लेस करेगा? तुम कल कोई कोई क्या हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे कल भी एमडी सर भी पूछ रहे थे बात, क्या हुआ एग्जैक्टली exactly? कोई वो हुआ है क्या? अच्छा, कोई स्क्रीनशॉट या किसी और फोन से खींच के रखना, एक बार हमें भेजना कहीं। हाँ ना, कुछ ऐसा आता है तो एक करना। हम्म, ठीक है। सर्वे करने से यार हम कहाँ जा पाएंगे? वो इंसान तो नहीं है जो सर्वे करने से चले जाए, है ना। ठीक है, चलो लिख लो, इतना आगे चलते हैं। लिख लो, लिख लो, लिख लो। अच्छा,
हाँ कर लो एक बार बेटा फटाफट से, आवाज नहीं आ रही होगी। मैं कह रहा हूं कि एक बार ये लिख लो। कुछ बच्चे ने ये वाली स्लाइड मांगी थी, वो लिख लो और ये कर लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। यस, चलिए आवाज आ गई अब। हाँ, एक बार ये लिख लो, आगे चलते हैं। बेटा नीट एडवांस में एक दो प्रॉब्लम होती है, क्या मैं बताता हूँ आपको। एक और, हाँ उसमें क्या हुआ, कुछ दिन और एक्स्ट्रा कैसे ऐड हो गए, दो तीन चीजों की वजह से। एक तो हम लोग फर्स्ट टाइम इस पे काम कर रहे थे, तो हमें थोड़ा सा चीजें भी कम पता थी। हर बुक के पीछे एक नंबर भी होता है, वो भी अप्लाई नहीं किया हुआ था। हाँ ना, ISBN करके एक नंबर होता है, वो बैक साइड में होता है, उसको भी मतलब गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। तो थोड़ा सा हमारा फर्स्ट टाइम था, इसलिए थोड़ा सा वो हो गया, है ना। पर जो चीज पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो नहीं है बेटा, कंटेंट जैसी चीज जो है, जिसमें चीज अच्छी मिलनी चाहिए, इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा रुक देते हैं। उसकी क्या नाम है, ऑर्डर्स को पहले जिन बच्चों का है उनको डिलीवर करेंगे, फिर बाद में बात करते हैं। यस, है ना। तो जिन्होंने किया वो घबराओ मत यार, आप कैसी बात कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गलत होगा किसी के साथ, जो आपने है वो आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लो। यस, चलें। हम्म। सो अब हम बात करते हैं नॉमनक्लेचर की, सुनना ध्यान से। हम बात करते हैं नॉमनक्लेचर की, बात करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से सुनना। नॉमनक्लेचर क्या होता है आप समझो। हमने क्या फील किया, सुनना। हमने ये फील किया कि हमें एक प्रोसेस की जरूरत है, प्रोसेस की जरूरत है, क्या करने की, स्टैंडर्डाइजेशन करने की, ऑफ नेम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर ईच ऑर्गेनिज्म इज नोन विद सिंगल नेम। नॉमनक्लेचर क्या है बेटा, नॉमनक्लेचर जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा लोकल नेम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक साइंटिफिक नेम चाहिए, है ना। तो नॉमनक्लेचर क्या होता है, सुनो। नॉमनक्लेचर होता है प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर ईच ऑर्गेनिज्म इज नोन विद सिंगल नेम। मान लो नॉमनक्लेचर करने का मतलब है किसी का नाम रखना, समझो, किसी का नाम रखना, है ना, प्रोवाइडिंग नेम। किसी को नाम देने को हम कहते हैं नॉमनक्लेचर। अब ये कैसे करेंगे, ये लोकल नेम से नहीं करेंगे, समझो ध्यान से। नॉमनक्लेचर जो है उसका मतलब होता है किसी को नाम देना। अब ये दो तरीके से कर सकते हैं, लोकल नेम भी कर सकते हैं और साइंटिफिक नेम कर सकते हैं। तो दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन बाई, डन बाई साइंटिफिक नेम। हमें क्या यूज करना है, साइंटिफिक नेम से करना है, साइंटिफिक नेम। या मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको नाम दूंगा मैं बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से इसको नाम दिया गया है, या क्लासिफिकेशन के बाद टेक्सोनोमिक नेम। तो यदि आपसे कोई पूछे नॉमनक्लेचर क्या होता है, तो नॉमनक्लेचर होता है किसी को नाम देना, किसी का नाम रखना एक स्टैंडर्ड नियम के तहत। और वो कैसे करते हैं नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर करते हैं साइंटिफिक नेम से। अब क्या होता है बेटा, कुछ पॉइंट्स हैं इसके लिए, साइंटिफिक नेम के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना। सम पॉइंट्स फॉर साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, कुछ पॉइंट्स हैं साइंटिफिक नेम से रिलेटेड, क्या है वो समझो। सबसे पहले दीज नेम्स, जो साइंटिफिक नेम्स हैं, दीज नेम्स आर बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन सम रूल्स, कुछ नियम है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, कुछ नियम और प्रिंसिपल है। दूसरी बात यह है कि ये नियम, दीज रूल्स आर accepted by biologist of all over world, biologist of all over world, ऑल ओवर वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट सबको एक्सेप्ट करना है। आप समझो, मैंने आपको यह बताया कि जब डिफरेंट टाइप के जीव हमें दिखेंगे तो उनका नाम रखना पड़ेगा। हमने क्या किया, अपने आसपास के जीवों का नाम रख दिया, लोकल नेम, लोकल नेम ऐसे करके कुछ 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 नाम रख दिया।
हमने कहा इसका नाम ये रख दो, इसका नाम ये रख दो। पर लोकल नेम कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एरिया वाइज बदल जाता है, हम कंफ्यूज रहते हैं। तो हमने सोचा कि एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, उस प्रॉपर तरीकों को हम कहते हैं साइंटिफिक नेम। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी को नाम देना। ये कैसे करते हैं, या तो लोकल नेम के थ्रू कर लो या साइंटिफिक नेम के थ्रू। साइंटिफिक नेम बेटर होता है। ये नेम किसी सिद्धांत के आधार पर, कुछ नियम है उसके आधार पर। दीज रूल आर एक्सेप्टेड बाय बायोलॉजिस्ट और ऑल ओवर वर्ल्ड। सही है। तीसरी चीज क्या है, when these नियम्स रूल्स आर फॉलोड एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे फॉलोड कर रहे हैं, हम किस में आएंगे, वी कम एट क्या, सिंगल नेम, किसी एक ही नाम पर आएंगे अगर हम अलग अलग जगह पर हो तो। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि साइंटिफिक नेम नॉट चेंज विद एरिया। साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो नहीं चेंज होते विद एरिया, एरिया के साथ वो चेंज नहीं होते। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, बताओ। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम जो हैं वो चेंज नहीं होते एरिया के साथ। साइंटिफिक नेम जो हैं वो एरिया के साथ नहीं चेंज होते। जल्दी कर लो बेटा। हो गया बेटा। बेटा थोड़ा बड़ा बड़ा नहीं है, मुझे बता मैंने कितनी लाइनें लिखी हैं पूरे बोर्ड पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें लिखी हैं पूरे बोर्ड पे। अब इससे बड़ा मैं कैसे लिखूं, मुझे बता। दूसरा, मैं लिखवाऊंगा नहीं तो याद कैसे रखेगा तू, कुछ याद नहीं रहेगा वहां पे। तुम्हें समझ नहीं आता कि वहां पर याद नहीं रहता एग्जाम में, क्यों? क्योंकि हम लिखते नहीं है, समझते नहीं है। तुम इन लाइनों को 4 बार पढ़ोगे फिर। मैं तो ऐसा ही था, मेरे को नहीं समझ में आता था बहुत क्लासेस में, तो मैं क्लास सुन लेता था, और मैं किसी क्लास वैसे भी बहुत कम करता था। मैं खुद से जब पढ़ता था ना बार बार, तब मुझे रिलेट करते करते समझ में आता था। आप पता नहीं कैसे बच्चे हो, आपको लिखना पसंद नहीं यार, कैसे अजीब से हो। मैं क्यों लिखता हूँ, मैं तो लिखा हुआ लेके आ जाऊं फिर। अब आओ, जो मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ मैं हिस्ट्री समझा रहा हूँ नॉमेनक्लेचर की, लिख लिया हो तो मैं आगे चल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या हिस्ट्री है, क्या हमें समझना है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं उसको। हिस्ट्री ऑफ नॉमेनक्लेचर में आपको कुछ समझाऊंगा, ध्यान से समझना। मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा, समझना, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्लाइड लिख लिए तो बताओ, मैं आगे चल रहा हूं कि कैसे ये चीज बनी। यस, यस, सही है। रिवीजन के लिए कुछ पॉइंट बता दीजिए, करते हैं। पहले अभी सिलेबस पे ध्यान रखेंगे, आ जाओ। हिस्ट्री ऑफ नॉमेनक्लेचर, हिस्ट्री ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है पहले समझो। मेरे पास
एक साइंटिस्ट ए है, ठीक है, एक साइंटिस्ट ए है, एक है साइंटिस्ट बी, और एक है साइंटिस्ट सी। ये तीन साइंटिस्ट हैं, समझना ध्यान से। इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, तीनों ने, इन्होंने कुछ रूल्स डेवलप किए। इन्होंने क्या किए? रूल्स डेवलप किए। समझो, किसने किसने डेवलप किए? तीनों ने डेवलप किए। तीनों ने क्या किए? कुछ रूल्स डेवलप किए, है ना। इन्होंने भी किए, इन्होंने भी किए। इसने अलग रूल बनाए, तीनों ने अलग अलग रूल डेवलप किए। ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है। अब उससे इन्होंने क्या किया? कुछ प्लांट और एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर किया, है ना। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर किया। यस, नॉमेनक्लेचर किया। इन्होंने भी सेम किया, इन्होंने भी सेम किया। मान लेते हैं इन्होंने लगभग ऐसे ऐसे मान लेते हैं 2 लाख, या 2 लाख छोड़ते हैं, इन्होंने मान लो ऐसे 5,000 नाम रख दिए, इन्होंने रख दिए 7,000, इन्होंने रख दिए 12,000। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि यार इतने सारे साइंटिस्ट रहे होंगे, सबने जब इस टॉपिक पे काम किया होगा तो अपने कुछ नियम, कुछ रूल बनाए होंगे कि सर मैं ये रूल डेवलप कर रहा हूं, इसके हिसाब से नाम लिखूंगा। हम किसको फॉलो करें भाई? अगर मान लो, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि नॉमेनक्लेचर में हमें कुछ नियम फॉलो करने हैं। अगर नियम सबको मानने पड़ेंगे, और नियम अगर फॉलो सही से होगा तो नाम सही आएगा। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि नियम कौन बनाएगा? तो अलग अलग साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, काम कर रहे थे, उन्होंने नियम बनाए। तो हमें इनमें से किसी एक के नियम तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसके भी रूल मान लूं, इसके भी मान लूं, इसके भी मान लूं। अगर मैं तीनों के मान लूंगा तो पता चला मैं मैंगो के 3 नाम निकल आएंगे, 3 साइंटिस्ट के हिसाब से। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया, सुनना ध्यान से। हमने क्या किया? हमने एक साइंटिस्ट का वी एक्सेप्टेड का मतलब है ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे वो सारे, जिन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी होगी, या कोई सोसाइटी होगी, या कोई ऐसा मतलब साइंटिफिक सोसाइटी होगी। वी एक्सेप्टेड वी एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ वन साइंटिस्ट। किसी एक साइंटिस्ट के रूल एक्सेप्ट कर लिए, और उनका नाम था, क्या नाम था बेटा? उनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था उनका? कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस ने ना 2 बुक पब्लिश करी थी। इनकी 2 बुक थी। एक बुक थी स्पीशीज प्लांटेरम, एक बुक थी स्पीशीज प्लांटेरम, और एक बुक थी सिस्टिमा नेचुरई। ये 2 बुक हैं बेटा, ये 2 बुक हैं। टाइटल कहते हैं इन्हें, बुक का मतलब टाइटल है। ये 2 बुक हैं। इन 2 बुक में एक में प्लांट के नाम है, प्लांट स्पीशीज के नाम है, और इसमें एनिमल स्पीशीज के नाम है। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई? किसको नहीं समझ में आई? मैंने कहा बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो नियम बना रहे थे। हमने किसी एक का नियम एक्सेप्ट कर लिया, सही है। और वो थे कौन? कैरोलस लीनियस, जिनके हो गए उन्होंने ये। और ये कब थे बेटा? ये था 1750s के आसपास, अराउंड दिस ईयर। अब आफ्टर 200 ईयर, आफ्टर 200 ईयर, आफ्टर 200 साल, समझो, आफ्टर 200 साल, लगभग 200 साल के बाद हमारे पास क्या हुआ बेटा? हमारे पास क्या हुआ? डिफरेंट कोड्स, डिफरेंट कोड्स एंड रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आ गए। जैसे हमने यहां लिखा आईसीबीएन। मेरी बात समझो ध्यान से। कैरोलस लीनियस ने 1750 के आसपास कुछ नियम बनाए थे, उनके नियम एक्सेप्ट हो गए। लगभग 200 साल के आसपास, 1960 या 1970 के आसपास,
हमारे पास अलग ये ये डेवलप किए गए, और ये डेवलप किससे किए गए? ये डेवलप किससे किए गए? डेवलप फ्रॉम 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 रूल्स गिवन बाय लीनियस। उन्हीं को थोड़ा सा बदल के, उसको थोड़ा सा बदल के नए नियम बनाए गए। तो आईसीबीएन क्या है बेटा, आप समझो। आईसीबीएन क्या है कि प्लांट के लिए अलग रूल्स आ गए। आईसीबीएन क्या है? इट इज फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब सब लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोड फॉर किसके लिए? बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटेनिकल का मतलब होता है बॉटनी, मतलब प्लांट यहां पर। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यस और नो? ठीक है, यस और नो? ठीक है, यस और नो? आईसीजेडएन, आईसीजेडएन, ठीक है, आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। मैं फिर रिपीट करूंगा, सुनेंगे ध्यान से। क्या हुआ था बेटा, एक तरफ हमने कहा है कि रूल्स होने चाहिए जो सब लोग एक्सेप्ट करें। ये नियम कौन बनाएगा? अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग नियम बनाए। हमने रूल्स किसके एक्सेप्ट किए? कैरोलस लीनियस के। उन्होंने नाम देने के रूल दिए। उन्होंने कहा कि नॉमेनक्लेचर में दो पार्ट होंगे, वो रूल मान लिए हमने। उन्होंने क्या किया था, प्लांट और स्पीशीज के नाम के रूल्स की किताब बना दी थी। मतलब वो नाम लिखकर किताब में पब्लिश कर दिए, और उन बुक के नाम है स्पीशीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरई। अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ, लगभग 200 साल के बाद उन नामों में कुछ बदलाव किए गए रूल्स में, और उन्हें नाम दे दिया गया आईसीबीएन, आईसीजेडएन। ऐसे ही बैक्टीरिया का भी है जो एनसीईआरटी में नहीं है, आईसीबीएसीएन। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर किसके लिए? बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। यस, यस, ठीक है बेटा। हो गया? हो गया? जल्दी बताओ बेटा। अरे लिखो ना यार, क्या कर रहे हो? ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। अब देखो, मेरे पहले एनसीईआरटी पढ़ दूं, फिर आप फिर लिखोगे तो और मजा आएगा। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, वी नो प्लांट एंड एनिमल। हम अपने एरिया के प्लांट एनिमल को जानते हैं, और उनको क्या नाम देते हैं? लोकल नेम देते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये जगह के हिसाब से वेरी करता है, कंट्री में भी बदल जाता है। तो
ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यस, ठीक है, यस और नो, यस, आगे आ जाओ। अब ये कह रहा है देर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज naming of living organism such that particular organism is known by same name all over the world. This process is called nomenclature. इसको हम क्या बोलते हैं? nomenclature बोलते हैं। Obviously nomenclature is only possible when organism is described correctly. आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ ये? आप सोच पा रहे हो बेटा? नहीं सोच पा रहे? क्या बोल रहा है देखो, हमें स्टैंडर्डाइज, हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा नाम लिखने का, इसको कहते हैं नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को सही से बताया जाए, उसकी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा। यहां तक समझ में आया? जल्दी बताओ। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, लिख लो एक बार, आगे चलेंगे। अर्नेस्ट मेयर का इसमें रोल नहीं है बेटा। मैं लीनियस वाली लाइन रिपीट कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं वी एक्सेप्टेड रूल ऑफ वन साइंटिस्ट, उनका नाम कैरोलस लीनियस है। टू बुक बाय लीनियस, लीनियस की दो बुक हैं। लीनियस की क्या है? दो बुक हैं। क्या नाम है उसका? स्पीशीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरई, ए है यहां पर, NATURAE। और 200 साल के बाद इन नियम में कुछ बदलाव करके ICBN और ICZN आया। यस, लिख लिया? चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. आप समझो, in order to facilitate the study, आप समझो बेटा, ऑफ जूलॉजी में है ना, फॉर बॉटनी वाले में है। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने क्या निकाले? तरीके निकाले। तो ये नियम की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसके लिए अलग अलग तरीके निकाले, दिस एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द। तो ये नियम जो रूल सब लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब क्या था? प्लांट के लिए तो ये बता रहा है कि प्लांट के लिए जो नाम है ना, वो किसमें है? ICBN पे। ये अब है बेटा, उससे पहले वाले किसने दिए थे? लीनियस ने। अब उसी में बदलाव किया है। यू मे नो दैट एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व ICZN। आप मेरी बात समझो ध्यान से। शुरुआत में सारे नियम, सारे रूल लीनियस ने दिए थे, उसके बाद उसको बॉटनी जूलॉजी के लिए अलग कर दिया गया। सही है। साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है? साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है? कि हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, चाहे आप किसी में, अगर ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन मतलब उसे सही से बता दें, सही है, तो आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो, आप सेम नाम में आएंगे। हमने कहां लिखी है ये बात? ये लिखी है। वो जो बोल रहा है बच्चा की सर, ये देखो क्या बोल रहा है, when these rules are followed at different places we come at single name। यही बात यहां लिखी है, यही बात यहां लिखी है कि हम वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो तो हम सेम नाम पर आएंगे। दे एंश्योर दैट नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए सेम नाम यूज ना हो जो यूज हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? तो लीनियस ने क्या दिया था बेटा? लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हम उसके बारे में अब बात करने वाले हैं। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? बाइनोमियल। यहां तक ठीक है बेटा? हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि आपके आसपास बहुत सारे के प्लांट और एनिमल प्रेजेंट है, उन सबको कहते हैं स्पीशीज। अलग अलग तरह की स्पीशीज के ग्रुप को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन हमें पता है, और डिस्कवर होनी बाकी है। आपको समझ में आ रहा है? और डिस्कवर होनी बाकी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और डिस्कवर होनी बाकी है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज ये है, आप समझो, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं जो आपको बताता हूं वो सुनना ध्यान से। और डिस्कवर्ड होनी बाकी है। अब हमने कहा कि जब नई स्पीशीज डिस्कवर होंगी उनको नाम देना पड़ेगा। हम अपने आसपास के एरिया में जो प्लांट और एनिमल होता है उनको नाम देते हैं, वो लोकल नेम होते हैं।
वो एरिया के हिसाब से बदल जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फिर हमने सोचा नाम को एक प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में देने का एक पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। मेरी बात समझ में आ गई? अब नॉमेनक्लेचर में आपको क्या समझना है कि हमें देने हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम वो होते हैं जो किसी नियम के अनुसार हो, वो रूल सब लोग एक्सेप्ट करें, अगर वो रूल सही से फॉलो हो तो हमेशा हम उसी नाम पर आए। मेरी बात समझ में आ रही है? और उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। अब ये साइंटिफिक नेम बने कैसे? अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, नियम बनाकर चीजों के नाम रखे। उसमें से हम लोगों ने किसका नाम एक्सेप्ट किया? कैरोलस लीनियस का। हमने कहा यार इसके रूल ठीक हैं। कैरोलस लीनियस ने 2 बुक पब्लिश करी, स्पीशीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुराई। हमने कहा यार इन दोनों बुक में नाम सही है। कुछ 200 साल के बाद बदलाव होते होते हमने बॉटनी और जूलॉजी के नियम थोड़े अलग कर लिए। नियम अलग कर लिए, जैसे क्या होता है बॉटनी में, मैं आपको समझाता हूं, बॉटनी में किसी नाम में चीजें रिपीट नहीं होती। जैसे किंग कोबरा का नाम है नाजा नाजा, तो जीनस और स्पीसीज सेम आता है किसमें? जूलॉजी में। बॉटनी में नहीं आ सकता। बॉटनी में पाइजम पाइजम नहीं होता है, ऐसा नाम नहीं बनता जिसमें जीनस और स्पीशीज सेम हो। ये बॉटनी में अलाउ नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है बेटा, व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, कैरोलस लीनियस ने जो नाम दिया, जो नियम दिए, उससे क्या हुआ बेटा समझो। जो कैरोलस लीनियस थे, कैरोलस लीनियस जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रूल्स प्रोवाइड किए, जो रूल्स प्रोवाइड किए वो क्या थे? प्रोवाइडेड फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने वो नियम प्रोवाइड किए जिसे हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब है कि जो हर नाम, दिस मींस, इसका मतलब क्या है? दिस मींस हमारे पास हर नाम के 2 कंपोनेंट है। नाम का एक पार्ट नहीं है। ईच नेम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। हर नाम में 2 कंपोनेंट है। क्या कंपोनेंट है? एक है जेनेरिक नेम, जेनेरिक, जेनेरिक मतलब जीनस का नाम, एंड स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज का नाम नहीं, स्पेसिफिक एपिथेट। ये 2 चीजें हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप समझो, किसी साइंटिस्ट ने ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, 3 पार्ट होंगे। किसी ने दिया पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब हुआ कि हर नाम के 2 कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, एक जेनेरिक नेम, एक स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया यहां पर, एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया एपिस इंडिका। एपिस इंडिका ये हनी बी का नाम है, या मैंगी फेरा इंडिका ये किसका नाम है? मैंगो का, मैंगी फेरा इंडिका। अब मैं अगर आपसे कहूं इंडिका कोई स्पीशीज है? नहीं, स्पेसिफिक एपिथेट है, क्योंकि इंडिका का अपना कोई अकेले मीनिंग नहीं है, उसके आगे जीनस लगा होना चाहिए। मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप रहते हो फ्लैट नंबर 512 में, पर बिना सोसाइटी बताए, बिना एरिया बताए पता नहीं चलेगा ना। ऐसे ही इसका कोई मीनिंग नहीं है बिना ये बताए। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। चलिए रूल्स पे बात करेंगे। अब कौन से रूल्स दिए उन्होंने, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले, बायोलॉजिकल नेम इज इन लैटिन लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में है? किस लैंग्वेज में है? इज इन लैटिन लैंग्वेज। कौन सी भाषा में है? लैटिन लैंग्वेज में है। एंड किस में लिखा रहता है बेटा? एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इटैलिक्स क्या होता है? इटैलिक्स का मतलब होता है टेढ़ा लिखा हुआ। आपने नाम देखा ऐसे टेढ़ा लिखा रहता है, उसे इटैलिक्स कहते हैं। तो इटैलिक्स की प्रिंटिंग क्या बताती है? बताओ बेटा। दिस शो इट्स लैटिन ओरिजिन। ये क्या शो करता है? इट्स लैटिन ओरिजिन। मेरी बात समझो ध्यान से। मैं यहां पर, मेरी बात सुनिए ध्यान से,
मैं यहां पर, आप समझो, मैं यहां पर जैसे मैंगी फेरा इंडिका लिख रहा हूं, तो मैंगो इंडिया नहीं है, मैंगी फेरा इंडिका है। तो ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज का है, आप समझो ध्यान से। वाई लैटिन लैंग्वेज, अगर आपसे कोई पूछे वाई लैटिन, क्योंकि लैटिन जो है वो एक डेड लैंग्वेज है, उसमें बदलाव नहीं होते। डेड लैंग्वेज है, उसमें क्या है बेटा, चेंजेस नहीं हो रहे हैं, नो चेंजेस। इस वजह से ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं मैं बताता हूं आपको। मान लो कोई भाषा है जिसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं, इवॉल्व हो रही है, यदि उसमें कोई बड़ा चेंज हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप दुनिया की सारी बुक मंगाकर उसमें नाम चेंज करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा याद रखना, लैटिन लैंग्वेज यूज करने का रीजन ये था कि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है, यदि उसमें कुछ बदलाव होगा तो आपको मतलब नाम बदलते रहना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बताओ बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? अब देखो, जो फर्स्ट वर्ड होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा इज जीनस, एंड सेकंड जो होगा इज स्पेसिफिक एपिथेट। मेरी बात समझो ध्यान से। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा मैंगी फेरा, तो मैंगी फेरा जो है वो जीनस है, इंडिका अकेले नहीं आ सकता, वो स्पेसिफिक एपिथेट है। सुनना ध्यान से, मैंगी फेरा क्या है, जीनस है। इंडिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। और अगर आपसे कोई कहे मैंगी फेरा इंडिका क्या है, तो आप क्या बताओगे? जल्दी बोलो। अगर आपसे कोई कहे मैंगी फेरा इंडिका क्या है, तो आप क्या बताओगे? जल्दी बताओ, आप क्या बताओगे? आप बताओगे, ध्यान दोगे, आप बताओगे यहां पर इसको, मैंगी फेरा इंडिका क्या है? ये स्पीशीज है। ये क्या है? स्पीशीज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये अकेला जीनस है, ये अकेला स्पेसिफिक एपिथेट है। क्या है बेटा? ये स्पेसिफिक एपिथेट है, आप समझो। क्या लिख रहे हैं इसको? स्पेसिफिक एपिथेट है। लेकिन अगर मैं दोनों को साथ लिख दूंगा तो स्पीशीज है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मेरी बात समझ में आई नहीं? इंडिका अकेले कोई वैल्यू नहीं रखता जब तक उसके आगे जीनस ना लिखा हो। अब जो हम पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं किसके? ये रूल्स किस चीज के हैं? ये रूल्स हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? सर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था लीनियस ने। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि बायोलॉजिकल नेम लैटिन लैंग्वेज में है। किस भाषा में है? लैटिन लैंग्वेज में। उसको किस में प्रिंट करेंगे? इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। किस में प्रिंट करेंगे? इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? उसका पहला वर्ड जीनस है और सेकंड क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। मैंगी फेरा इंडिका जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है? यस। क्या क्या अकेला ये वर्ड स्पीशीज हो सकता है? नहीं हो सकता। स्पीशीज का मतलब होता है कोई जीव, किसी जीव को पूरा बताना पड़ेगा, जीनस के साथ लिखना पड़ेगा, अकेले नहीं लिख सकते। समझो। अंजू मुरलिया, तुम्हें कुछ आता नहीं है चैप्टर में, इसलिए बोरिंग लग रही है। तुम्हें आता ही नहीं है एक्चुअल में, तुम्हें पता ही नहीं है ये टॉपिक क्या है, और ये तो समझो कि तुम्हें कम पढ़ना पड़ रहा है। यदि ये पुराना सिलेबस देखोगे 2011-12 में तो परेशान हो जाते। इसलिए कह रहा हूँ प्लीज ध्यान से पढ़ो, एनसीईआरटी में लाइनें हैं। इजी आने का मतलब ये नहीं कि तुम हल्के में लो। ये बातें लास्ट ईयर भी बोलते थे, जिस दिन शेर आ जाता है उस दिन पता चलता है। आज फिजिक्स में शेर आ गया है तो सबको लगता है कि अब फिजिक्स वाले मास्टर जो बोलेगा वो करना पड़ेगा क्योंकि मुश्किल पेपर आ रहा है। तो इसलिए समझा रहा हूं, जब शेर आके खा जाएगा तो कुछ नहीं होगा, अभी तुम्हें देखना पड़ेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट में ध्यान से पढ़ा करो। आपको बेटा स्टार्टिंग से डे वन से बता रहा हूं कि लेवल अच्छा रखो पढ़ाई का, अच्छे क्वेश्चंस बनाओ, अच्छे वो करो। जब मुश्किल आ जाएगा तो मैं नए गाने शुरू कर दूंगी, नहीं जी मुश्किल आ गया, आप मुश्किल पढ़ो। मैं पहले से क्यों नहीं तैयार हो रहा हूं? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ध्यान से पढ़ो, आपको समझ आना चाहिए चीजें, इस हिसाब से पढ़ो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो, है ना। लेवल बढ़ाओ, चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर चैप्टर के इस उससे बैठोगे ना कि यार लिविंग वर्ल्ड है, इसमें तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, अगर आ गया 3 क्वेश्चन दे दिए फिर क्या कर लेगा? सर आज से पहले तो नहीं आया। मैं तेरे को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं स्टोरी नहीं है, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे को थोड़ा सा डॉग्स वगैरह का रहता है कि यार ये काट ना ले।
ठीक है। एक सोसाइटी से मैं जा रहा था अपने फ्रेंड के साथ, वो बोला कि सर ये नहीं काटता है नॉर्मली, मैं हमेशा यहाँ से, तो मैंने उसको सिर्फ एक ही बात बोली, मैंने कहा भाई काट लिया तो हो सकता है आज उसका पहला दिन हो काटने का, मेरी बात समझ ले, समझ में आ गई होगी बाकी लोगों को। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं, आप प्लीज, हर चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि चैप्टर से एक ही आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ो। समझ में आया? डेड लैंग्वेज का मतलब होता है बेटा जिसमें बदलाव नहीं होते। लैटिन ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि ये जैसे मान लो इंडिया ना लिख के इंडिका लिखा हुआ है, तो इंडिका वर्ड ये बता रहा है कि लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे हर लैंग्वेज का एक वर्ड होता है ना, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है। यस। क्लियर। सेकंड पॉइंट है कि किसी भी नाम में पहला वर्ड जीनस है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है। जब तक ये दोनों साथ नहीं होंगे आप स्पीशीज नहीं लिख सकते। स्पीशीज का मतलब होता है किसी का पूरा नाम, मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हारे नाम में दो शब्द हैं, जब तक दोनों नहीं होंगे तुम रिप्रेजेंट नहीं हो रहे, मतलब तुम्हारी बात नहीं हो रही है। तो ये पहला वर्ड जीनस है, ये दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है। नियम है ना, ऐसा थोड़ी कुछ भी, यही तो रूल्स है कि जब भी आप पहला वर्ड लिखोगे वो जीनस होगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा, दोनों मिलाकर स्पीशीज कहा जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब तीसरा रूल देखो। अब ये कह रहा है कि जो दोनों वर्ड हैं, दोनों वर्ड मतलब जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट, अगर आप उसको किताब में प्रिंट करोगे, आप समझो, अगर आप उसको बुक में प्रिंट करोगे, अगर आप उसको क्या करोगे बेटा, बुक में प्रिंट करोगे, अगर आप उसको बुक में प्रिंट करोगे, आप समझना, साइंटिफिक नेम को आप अंडरलाइन करोगे सेपरेटली, सेपरेटली उसको अंडरलाइन करोगे। अगर वो हैंड रिटन होगा तो आप उसको प्रिंट करोगे इटैलिक्स में। आप किस में प्रिंट करोगे? इटैलिक्स में प्रिंट करोगे। इटैलिक्स में मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने मैंने महंगी, फिर इटैलिक्स क्या होता है कुछ बच्चों को पता नहीं है। इटैलिक्स का मतलब होता है कि कोई नाम ऐसे टेढ़ा लिखा हुआ देखा आपने, इस तरीके से, ऐसा, ऐसा टेढ़ा सा लिखा हुआ, उसको इटैलिक्स कहते हैं। अगर वो प्रिंट नहीं है, हैंड रिटन है, तो हैंड रिटन में आप क्या करोगे, ये जो मैंगी फेरा लिखा है, इंडिका लिखा है, इसके नीचे अलग अलग लाइन लगाओगे ऐसे, सेपरेटली। यहां तक समझ में आ रहा है? इस तरीके से किया जाता है। ठीक है। यस। पहला वर्ड जीनस है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। जो स्पीशीज है वो स्टार्ट किससे होगा? स्पेसिफिक एपिथेट। सेकंड वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। और वो किससे स्टार्ट होगा? बताओ, किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से। मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात समझना। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा, आप, मैं कोई और नाम लिख देता हूं, मैंने यहां पर लिखा हाउस फ्लाई का नाम है, मैंने लिखा मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई कॉमन नेम है बेटा इसका, मस्का डोमेस्टिका लिखा। अगर आप देखोगे, ये मेरे पास जीनस है, ये क्या है? स्पीसीज नहीं है, स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है। स्पीसीज तब बोलेंगे जब दोनों साथ में हो। अब ये वाला क्या है? कैपिटल लेटर है। कैपिटल मतलब बड़े लेटर से लिखेगा। और ये क्या है? स्मॉल लेटर है। अब आ रही है बात समझ? ये किसका नाम है? हाउस फ्लाई का। ये किसका नाम है? हाउस फ्लाई का। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो नेम ऑफ ऑथर है, जो नेम ऑफ ऑथर है, ये ऑथर क्या होगा? सर ऑथर तो साइंटिस्ट उसको बोलते हैं जिसने बुक लिखी हो, नहीं, जिसने नाम दिया हो, जिसने नाम डिस्कवर किया हो। नेम ऑफ ऑथर उसको लिख सकते हैं, कैन बी रिटन आफ्टर, आफ्टर साइंटिफिक नेम, आफ्टर साइंटिफिक नेम। यस। कैसे? कंप्लीट नेम
और मेरी बात सुनो ध्यान से, नीट में एक साल क्वेश्चन आया था, मेरी बात सुनो, मेरे पास ये दे रखा है, देखना ध्यान से, मैंगी फेरा इंडिका, ये नाम लिख दिया। अब ये नाम किसने दिया? लीनियस ने। तो एक तरीका ये है कि आप पूरा नाम लिख दो, ये भी ठीक है। एक तरीका ये है कि आप उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दो नाम की। यहां पर क्या लिख दो? लिन लिख दो, लिन, और डॉट लगा दो, ये भी ठीक है। तो या तो आप क्या लिखोगे, साइंटिस्ट का नाम पूरा लिख दो या छोटा लिख दो, जैसे आपको ठीक है, ये भी लिखा जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप में से कितने लोगों को याद है आपने कभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़े थे? याद आ रहा है किसी को? इको R1, हिंड 2, एक्चुअल में क्या था? इको R1, अगर आपको याद हो, इको R1 ई कोलाई से आता है। तो इको R1 ऐसे लिखा हुआ था कि इको R1, तो इसमें ये दोनों इटैलिक्स में लिखा हुआ था। इटैलिक्स में लिखने का क्या मतलब है? ये ई जो था ये जीनस बता रहा था, इसलिए इटैलिक्स में लिखा हुआ एनसीईआरटी में। इस चीरिचिया, आप समझो, इस चीरिचिया, और सीओ का मतलब है कोलाई, ये बैक्टीरिया है कोलाई। इस चीरचिया कोलाई, क्या नाम है? इस चीरचिया कोलाई, समझो। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि ये जो है ना, आप समझो। अच्छा, ऑथर का नाम इटैलिक्स में नहीं होता, ऑथर नेम में इटैलिक्स नहीं होता, ऑथर नेम नॉट इन इटैलिक्स। इसको ना आपने अंडरलाइन करना है ना टेढ़ा लिखना है, तो ये थोड़ा टेढ़ा लिखा रहेगा, ये नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ये एक एंजाइम था, ये एक एंजाइम था, इसमें पहले दो वर्ड जीनस और स्पीशीज रिप्रेजेंट करते थे, ये दोनों। तो इसमें जो ई था वो जीनस था, तो जीनस की वजह से ये जीनस था, ये क्या था? जीनस था, और ये स्पेसिफिक एपिथेट था। आप सोचो, आ रहा है कुछ समझ? यस, यस। तो ई कोलाई को कहते हैं इस चिरचिया कोलाई। तो ई जीनस है, ये स्पीशीज है, तो कोलाई में यहां स्पीशीज आ गया। तो ये कैस में लिखे थे? इटैलिक्स में लिखे थे एनसीईआरटी में। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि पहला वर्ड जीनस होता है, दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। पहला वर्ड स्टार्ट होता है कैपिटल से, दूसरा स्मॉल लेटर से। इनको अंडरलाइन करना पड़ता, हाथ से लिखें, नहीं तो ये टेढ़े लिखे जाते हैं, जिसे इटैलिक्स बोलते हैं। इटैलिक्स में लिखने का मतलब ये किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। यहां तक क्लियर है? यस। इटैलिक्स का मतलब इटालियन नहीं होता है गधा। इटैलिक्स का मतलब होता है कि तुमने फॉन्ट पढ़ा, कंप्यूटर में फॉन्ट होता है ना, बड़ा फॉन्ट, छोटा फॉन्ट, टेढ़ा फॉन्ट, सीधा फॉन्ट, उनमें इटैलिक फॉन्ट होता है। इटैलिक, इटैलिक का मतलब इस तरीके से टेढ़ा लिखा हुआ। यस। ठीक है, नोट करो। लैटिन नहीं समझा? मेरी बात सुन, सुन ध्यान से, मेरी बात सुन। मान ले, सुनिए ध्यान से, मान ले तेरे सर पे दो सिंग लगा दे ऐसे, ये इस बात का प्रतीक है कि तुझे सजा मिली है, सही है? ठीक है, तो जब भी दो सिंग लगे लिखे दिखेंगे, इसका मतलब तुझे सजा मिली है। ठीक हो गई बात? अब मैं कह रहा हूं यदि कोई वर्ड टेढ़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इससे क्या पता चलेगा? वो लैटिन भाषा का शब्द है। आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इटैलिक्स और लैटिन अलग अलग बात हो गई ना। लैटिन भाषा का है, ये कैसे दिखा रहे हैं? इटैलिक्स में लिख के। हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करना पड़ेगा। अब यार मैं इसमें नहीं दिखा सकता।
पढ़ लो ना यार, तुमको इटैलिक्स लैटिन नहीं पता चल रहा है। अब लिखा हुआ दिखाऊं। सी पॉइंट क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि अगर मैं हाथ से लिखूंगा तो अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्या दिखाने के लिए? तुम हाथ से लिख पाते हो लैटिन? ये ऐसे इटैलिक्स लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, जब हाथ से लिखना है, कॉपी में लिखना है ऐसे, तो अंडरलाइन करना है, ये कह रहा है। यस। हाँ, सही है। लिख लिया? जल्दी बताओ। जल्दी करो बेटा। लिख लिया? चलो नोट कर लो इसको, दोनों स्लाइड लिख लो। आगे चल रहे। ये वाली लिख लो, अगली स्लाइड लिख लो, आगे चल रहे। कोलाई स्पेसिफिक, कोलाई अकेला स्पेसिफिक एपिथेट है। इस चिरचिया कोलाई होगा तो फिर बेटा वो होगा ना। हो गया? चलो आगे चलेंगे। ये और लिख लो, आगे चल रहे हैं। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो बेटा। ऑथर का नाम इटैलिक्स में नहीं होता, ध्यान रखना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, ठीक है। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। हर नाम के दो कंपोनेंट हैं। इस सिस्टम को जिसमें दो कंपोनेंट हो उसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। लिखा है ना, आप देखो। और ये प्रैक्टिसाइज बाई, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट, लोगों को ये सही लगता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है।
कह रहा है जैसे टेक एन एग्जांपल मैंगो, है ना, तो साइंटिफिक नेम बेटर है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगी। फिर आप देखो ये टेढ़ा लिखा है, आप खुद से देखो, आप खुद से देखो, इसके कंपैरिजन में थोड़ा अलग है ये दोनों, ये अलग लिखा है कि नहीं लिखा, ध्यान से देखो। तो इसको कह रहे हैं इसको कह रहे होते हैं इटैलिक्स। तो मैंगी फेरा इंडिका जो है ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, यस। और ये कैसा नाम है, बाइनोमियल नेम है। इन दिस नेम मैंगी फेरा रिप्रेजेंट जीनस और इंडिका इज पर्टिकुलर स्पीसीज और अ स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, कुछ और नियम क्या दिख रहा है देखो, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन भाषा, और किसमें लिखा जाता है, इटैलिक्स में, टेढ़ा लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन। मान लो मेरी बात सुनो, जैसे मैंगो वर्ड जो है इंडिया का है, तो मैंगो को मैंगी फेरा कर दिया ताकि ऐसा लगे कि वो लैटिन भाषा का जैसा है। मेरी बात समझो, उसको लैटिन भाषा में कर दिया जाता है, यस। अब देखो, लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, फर्स्ट वर्ड इन बाय, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंगो ना लिख के उसे मैंगी फेरा कर दिया मतलब लैटिन भाषा हो गया। फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। सेकंड क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ वर्ड्स नेम व्हेन हैंड रिटन, उसको अंडरलाइन करेंगे, अलग अलग प्रिंट करेंगे इटैलिक्स में। इटैलिक्स में प्रिंट करने से क्या पता चलेगा, वो लैटिन भाषा के हैं। फर्स्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से। अब ये खुद देखो बेटा, अलग तरीके से लिखा हुआ है। अब आ जाओ, नेम ऑफ ऑथर, नेम ऑफ ऑथर जो है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। कैसे लिखा जाएगा, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, एब्रीवेटेड फॉर्म। जैसे मान लो, मेरी बात सुनो, जैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है ये नाम सही है कि गलत है, मैंगी फेरा इंडिका, क्या नाम सही है, हाँ सही है। लेकिन अगर आपको ये लिखा हुआ, यही क्वेश्चन आया था नीट में, मैंगी फेरा इंडिका ये लिखा हुआ है, और मैंगी फेरा, मेरी बात सुने, मैंगी फेरा इंडिका और इसके बाद लिन लिख दिया है, तो इसका मतलब जो है ये ज्यादा करेक्ट हो गया, ये मोर करेक्ट हो गया। तो आपको भी उसमें से ज्यादा करेक्ट नाम पहचानना है। अब देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये लिख भी लेना आपने। एक होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है वो किसी और ने दिया था, उसके भी कुछ नाम चलते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया होमो, होमो सेपियंस, सेपियंस, तो इसमें ये जीनस है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। और ये क्या है, इसको सब स्पीशीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीशीज के अंदर की कैटेगरी है सब स्पीशीज। यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये वाला कौन सा होता है, इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसको ट्राइनोमियल क्यों नहीं कहते, इसमें भी तो तीन पार्ट है। हाँ भाई, इसको ट्राइनोमियल क्यों नहीं कहते, अब ये तीसरा साइंटिस्ट का नाम है, ये तीसरा क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, उसको नहीं बोलेंगे। समझ आया, यस। बेटा एनसीईआरटी में स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट दोनों है, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्पीसीज वर्ड अकेला एक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करता है, और वो ऑर्गेनिज्म के नाम में जीनस और स्पीशीज दोनों होना चाहिए। यस, ये बात समझ में आ रही है, ये ज्यादा करेक्ट है, ये चीज समझ में आ रही है। यस, आ जाओ। अब यहां से हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, यस। अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, ये सब कहानी क्यों चल रही है, हम क्यों पढ़ते हैं ये सब टॉपिक, मैं आपको समझाता हूं। स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा पढ़ना है हमें यहाँ पे। यस बेटा, इसके क्वेश्चंस तुम्हें
टीपीपी में मिलेंगे, आसान क्वेश्चन आते हैं इसके भाई मेरे। मैं कल वाली क्लास में कराऊंगा, टेंशन ना ले। पर ये चैप्टर ही बहुत छोटा है और ध्यान से पढ़ना हमें, बस हमें छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब मैं तुझे क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं मैं बताता हूँ, मेरी बात सुन ध्यान से। आज एक बुक है यहाँ पे, शायद पड़ी भी हुई है, एमडी सर ने ला के रखी होगी। बहुत मोटी बुक है और ये चलती है एमबीबीएस में। हाँ ये है, तो ये चलती है, ये देखो एमडी सर ने ला के रखी है। बहुत मोटी बुक है, इसको कहते हैं ग्रेज एनाटॉमी, है ना? नहीं टॉटोरा है ये तो। ऐसी एक बुक और आती है ग्रेज एनाटॉमी नाम से, है ना? मेरी बात सुनो, ये तो टॉटोरा है। क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ग्रेज एनाटॉमी एक बुक है जो जो क्या हुआ है, जो बेसिकली एक पर्सन है, उन्होंने खुद डाइसेक्शन करके सारी डिटेल लिखी है। तो अगर डॉक्टर्स को जानना है तो क्या वो सब डाइसेक्शन करें सारा? वो प्रैक्टिस एक अलग चीज है, पर किसी ने अगर पता कर लिया है तो फिर पता करना आसान है ना। और मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि जब हमने एक ह्यूमन के अंदर पढ़ लिया तो सारे ह्यूमन के अंदर वही होगा ना। क्लासिफिकेशन यही है। क्लासिफिकेशन ये कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ सकूं। मेरी बात सुनो, इसीलिए उनको एक ग्रुप में रखना जरूरी है, और अगर मैं एक के बारे में जान लूंगा तो मुझे सबके बारे में पता चल जाएगा। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो हम मैं यहां पर एक बात आपको कह रहा हूं कि इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाना पॉसिबल है ही नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड मेथड, मेथड टू ग्रुप ऑर्गेनिज्म इनटू इनटू सुइटेबल, इनटू प्रॉपर कैटेगरी। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्लासिफिकेशन, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि मैं क्या करता हूं बेटा, ग्रुपिंग करता हूं, मैं ग्रुप बना देता हूं। तो सिंपल मीनिंग होता है ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, सुनना ध्यान से, ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेस किस आधार पे, समझना क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर, कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है, फीचर, इन अ सुइटेबल कैटेगरी, सुइटेबल मतलब जिसमें फिट हो रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि हम सारे ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ सकते बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे एक ऐसे प्रोसेस की जरूरत है जिससे मैं ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर अच्छी तरीके से कैटेगरीज में रख सकूं। इस प्रोसेस को हम, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब हमें यह समझना है कि ये जो सूटेबल कैटेगरीज हैं, ये जो सूटेबल कैटेगरीज हैं, इनको हम नाम देते हैं नोन एज टैक्सॉन। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, टैक्सॉन नाम देते हैं। तो अब हमें टैक्सॉन के बारे में जानना है। हमें किसके बारे में जानना है, टैक्सॉन के बारे में। बेटा ट्राइनोमियल का मतलब है कि दो बार जो सेपियंस लिखा है ना, तो होमो सेपियंस जीनस के अंदर भी एक कैटेगरी है। मेरी बात समझो ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास ये एक जीनस है, इसका नाम होमो है, इसके अंदर एक कैटेगरी है सेपियंस, उसके अंदर एक और कैटेगरी है सेपियंस। तो हम जो है उसके अंदर आते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। ऐसे ही होमोजीनस में इरेक्टस भी है जो अब नहीं मिलते, है ना, याद है, होमो हैबिलिस है, नहीं मिलते, तो वो ट्राइनोमियल होता है। तो इसमें या तो सब स्पीशीज होता है ना, या इसमें वैरायटी होता है प्लांट के केस में, तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं। आ जाओ,
अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज को सही तरीके से रखने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सबको पढ़ पाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान को खोल के उसके अंदर देखें क्या है। हमने एक इंसान के बारे में पढ़ लिया तो सबके बारे में पता चल गया। इसीलिए सबको एक प्रॉपर कैटेगरी में रखना जरूरी है। और किसके आधार पर रखते हैं? फीचर के आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर। यस, उसको उन उन कैटेगरीज को एक और नाम देते हैं टैक्सॉन। तो टैक्सॉन वर्ड को हमें समझना है। अब हमें किस वर्ड को समझना है? टैक्सॉन किसे कहते हैं, इसको समझना है। सही है? नीमो मेरे हिसाब से तो होगा। इटैलिक इंडिकेट लैटिन कैसे होगा भाई? इटैलिक में लिखा हुआ है तो लैटिन भाषा का, इसका मतलब ये है। नोट कर लो, आगे चल रहे हैं, टैक्सॉन समझ रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट। चलें, चलिए। अब मैं आपको टैक्सॉन समझाता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे आओ, देखो। एनसीईआरटी कहते हैं, एनसीईआरटी कहती है सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? क्या मैं सारे जिंदा जीवों को पढ़ सकता हूं? नहीं। तो हमें कोई मेथड बनाने हैं, सही है, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू convenient category based on some easily observable character. For example, we easily recognize groups such as plant or animals or dogs or cats. The moment we use any of them, we associate. समझो। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? टैक्सॉन और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताने जा रहा हूं। ये होती क्या है एक्चुअल में? ध्यान से सुनना। ये क्या होता है? सुनना ध्यान से। मेरी बात सुनना। हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे डॉग, लॉयन, मैमल, इंसेक्ट। मुझे बताना, इंसेक्ट। जब मैं इन वर्ड्स को सुनता हूं, ठीक है, जब मैं इन वर्ड्स को सुनता हूं, मेरे दिमाग में क्या आता है? कुछ फीचर्स आते हैं। सम फीचर्स कम इन आवर माइंड। तो दे ऑल आर टैक्सॉन। ये सब क्या है? टैक्सॉन है। दे ऑल आर टैक्सॉन। तो टैक्सॉन क्या होता है बेटा? टैक्सॉन क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का। टैक्सॉन बेसिकली क्या है बेटा? ये ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसके साथ कुछ फीचर जुड़े हुए होते हैं। हैविंग सम फीचर, हैविंग सम फीचर एसोसिएटेड। मेरी बात समझो ध्यान से। इनके साथ कुछ फीचर एसोसिएट होते हैं। समझो, मेरी बात समझो। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड बोला डॉग, तो डॉग सुनते ही मेरे दिमाग में चार पैर वाला एक जीव आएगा। ऐसे ही मैंने मैमल बोला तो मैमल्स के फीचर मेरे दिमाग में आएंगे। तो एक ऐसी कैटेगरी जिसके साथ कुछ फीचर जुड़े हुए हों, कुछ कैरेक्टर जुड़े हों,
उन्हें हम टेक्सॉन बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेक्सॉन। टेक्सॉन सिंगुलर होता है, टेक्सा प्लूरल होता है। टेक्सॉन क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक। और टेक्सा क्या है बेटा? टेक्सा क्या है? प्लूरल होता है। प्लूरल मतलब मैनी, प्लूरल होता है। तो टेक्सॉन शब्द का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप, वो मतलब कोई भी ग्रुप जिसको मतलब जिसका फीचर हमारे दिमाग में है। जैसे मैं आपसे कहूं कैट टेक्सॉन है, राइस टेक्सॉन है, समझो। पर यहां पर आपको समझ एक बात और समझनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहता हूं डॉग, और उसकी एक ब्रीड होती है, आपने देखा वो व्हाइट कलर के डॉग जो भौंकते ज्यादा है काटते कम है, अल्सीशियन कहते हैं जिनको। फिर मैंने डॉग लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया मैमल्स। अब ये तीनों, ऑल थ्री, ये टेक्सॉन है। ऑल थ्री टेक्सॉन है। अब मैं जो आपको बात बताऊंगा समझना। एक बड़ी कैटेगरी है, बड़ी कैटेगरी है जिसको हम मैमल लिख रहे हैं। यस, उस मैमल में एक कैटेगरी है जिसको हम लिख रहे हैं डॉग। और इस डॉग में एक ग्रुप है जिसको आप अल्सीशियन लिख रहे हैं। अल्सीशियन समझ में आता है? जैसे लेब्राडोर है, ऐसे ये लिख रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एल्सीशियन बोलते हो तो आपके दिमाग में वो सफेद डॉग आता है, वाइट बालों वाला। जब डॉग बोलते हो तो बहुत सारे आते हैं। मैमल बोलते हो तो डॉग, कैट, रैट, लॉयन सब आ जाते हैं। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं ये सारे टैक्सॉन हैं, बट दे आर टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल। बट दे आर क्या है? टैक्सॉन है। टैक्सॉन है एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल के टैक्सॉन है। इनका क्या लेवल सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैमल जो है वो लार्ज टैक्सॉन है, वो बड़ा टैक्सॉन है। और ये वाला जो है ये स्मॉल टैक्सॉन है, इसमें कम मेंबर आएंगे। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो आपको ये समझना है कि टैक्सॉन शब्द का मतलब होता है कि जब आप कोई वर्ड सुनते हो, उन ऑर्गेनिज्म का दिमाग में फोटो जाएगा, इमेज जाएगा। जब भी आपसे कोई कहे डॉग, कैट, रैट ऐसे वर्ड यूज करे, तो क्या दिमाग में कुछ इमेज, कुछ फीचर जाता है? तो डॉग का मतलब है ग्रुप ऑफ डॉग्स जिनके एक फीचर है, दैट इज टैक्सॉन। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं अल्सीशियन, डॉग, मैमल, क्या ये सारे टैक्सॉन है? सारे टैक्सॉन है। लेकिन लेकिन क्या ये सेम लेवल के? नहीं, मैमल बड़ा ग्रुप है, उससे छोटा डॉग है, उसके अंदर अल्सीशियन है। तो दे आर टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल। इन्हें कहते हैं टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल के टैक्सॉन है। टैक्सॉन समझ में आ रहा है? बिल्ली टैक्सॉन है, यस। कैट टैक्सॉन है, यस। टैक्सॉन का सिंपल मतलब समझो, एक ऐसी कैटेगरी जिसके फीचर होते हो। जैसे अगर आपसे कोई कहे स्पीशीज, तो स्पीशीज का कोई फीचर थोड़ी, जब तक नाम नहीं रखूंगा। भाई मेरी बात सुन ध्यान से। स्पीशीज वर्ड एक कैटेगरी है, वो टेक्सॉन नहीं है, क्योंकि फीचर नहीं आ रहा है। मेरी बात समझो ध्यान से। जैसे मान लो मैं एक वर्ड यूज कर दूं किंगडम, तो किंगडम एंड स्पीशीज जो टर्म है, दे आर कैटेगरी, दे आर कैटेगरी। ठीक है? सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? रीजन, क्योंकि उनके साथ कोई फीचर नहीं जुड़े हुए, नो फीचर एसोसिएटेड। अब समझो ध्यान से, हर टैक्सॉन एक क्लासिफिकेशन का हिस्सा है। ईच टैक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। वो किसका पार्ट है? क्लासिफिकेशन का पार्ट है। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? सो दे आर टैक्सोनोमिक हायरार्की। क्लियर है? सॉरी, उसको क्या बोलेंगे? टैक्सोनोमिक कैटेगरी। मेरी बात समझो, जितने भी टैक्सॉन हैं वो एक क्लासिफ मतलब एक ग्रुपिंग का हिस्सा, एक अरेंजमेंट का हिस्सा है। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? टैक्सोनोमिक कैटेगरी बोलते हैं। डॉग की स्पीशीज मीनिंगफुल है, हाँ। यहां तक मेरी बात सुन। व्हाट इज टैक्सॉन? एक ग्रुप जिनके कुछ फीचर होते हैं, सिंपल सी बात है। क्या ये सारे टैक्सॉन है? हाँ। मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुनो, मैं आपसे कहूं
जिम एंजियोस्पर्म, फिर मैं लिख दूं डायकॉट, फिर मैंगो लिख दूं, तो ये तीनों टैक्सोन है, हाँ, पर इनकी कैटेगरी ग्रुप अलग अलग है। वो बहुत बड़ा एंजियोस्पर्म है, उसके अंदर डायकॉट आएंगे, उसके अंदर मैंगो आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि ये क्लासिफिकेशन का हिस्सा होते हैं टैक्सोन, इसीलिए इनको क्या नाम देते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का नाम देते हैं। यस। बेटा क्लास होने के बाद हेडेक, कन्वीनियंट का मतलब आसानी से, ठीक से अगर आप किसी को ग्रुप कर सकते हो, है ना, उन्हें कहते हैं। लिखो, नोट करो एक बार फटाफट से। सही है बेटा, मेरी बात समझ नहीं रहा। टेक्सोन एक ग्रुप है जिसके फीचर है, अगर वो किसी अरेंजमेंट का पार्ट है तो उसे टेक्सोनोमी कैटेगरी कहेंगे। क्या कोई टेक्सोन किसी अरेंजमेंट का पार्ट नहीं होता? ऐसा कोई भी नहीं होता। इसका मतलब टेक्सोन और टेक्सोनोमी कैटेगरी सेम है। क्लियर है? यस। यस। अब यहां से हम लोग टेक्सोनोमी सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनोमी कैटेगरी पढ़ते हुए चलेंगे कल। ठीक है, यहां से कल पढ़ेंगे, और कल लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, और फिर हम लोग वेडनेसडे से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। सही है? क्लियर? आपको इसका डीपीपी विद सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप प्रॉपरली उसको क्या नाम है कर लीजिए, ताकि आपको संडे तक कर लीजिएगा उसको, है ना? कल मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आप संडे तक खत्म कर दो बस। ठीक है, फिर हम लोग वो करेंगे बायोलॉजिकल। सही है? यस। ठीक है। नहीं, थर्सडे से, थर्सडे से, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे से। यस।